हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, जंतु कोशिका व पादप कोशिका के बारे में पढ़ा। आज इस नए लेक्चर से हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांग व उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग डालते हैं कोशिका की संरचना, यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना में सबसे पहले हमारा भाग आता है कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति है क्या? पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक दृढ़ आवरण होता है, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सामान्य रूप से सेलुलोज का बना होता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। हम जानते हैं कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जब हमने जंतु कोशिका पढ़ा था तब इसके बारे में पढ़ा था। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जंतु कोशिकाओं में एक पतली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कुछ जंतुओं जैसे प्रोटोजोन्स में पैरामीशियम, यूग्लिना, इस प्रकार के जीवों में उनके कोशिकाओं के चारों ओर प्रोटीन की एक पतली परत होती है, जिसे पेलिकल कहते हैं। यह पाई जाती है कुछ जंतुओं में, सभी में भी ये भी नहीं पाई जाती है। तो हम देखते हैं पहली क्या है। यह निर्जीव घटक है। कोशिका भित्ति की क्या प्रकृति है? यह निर्जीव है। सबसे पहले ये नॉन लिविंग है। यह कोशिका की आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट, द सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। यह पारगम्य प्रकृति की होती है। पारगम्य प्रकृति की होती है, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ हुआ कि यह पदार्थों को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर बिना अवरोध के आने जाने की अनुमति प्रदान करती है, इसलिए इसे पारगम्य प्रकृति की कहते हैं। अंग्रेजी में इसे परमिएबल इन नेचर कहते हैं। चौथा हम देखते हैं, यह कोशिका वह कोशिकांगों को आकार, सहारा व सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि यह कोशिकाओं को आकार प्रदान करती है। यह उनको मजबूती, सहारा भी प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इसका महत्वपूर्ण कार्य है। कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसका। यह बाहर की तरफ से एकदम सख्त होती है, जिसकी वजह से बाह्य आघातों से कोशिकाओं की सुरक्षा करती है। पांचवा पॉइंट है, विशेष रूप से यूकैरियोटिक पौधों में, हमने बात किया था ना पौधों की, तो यूकैरियोटिक पौधों में विशेष रूप से पाई जाती है। विशेष रूप से का अर्थ हुआ लगभग सभी पौधों में पाई जाती है। कुछ प्रोकैरियोटिक जीवों में और कवकों में भी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक जीवों की कोशिका भित्ति को देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवों में कोशिका भित्ति क्या होती है? यह अन्य जीवों की कोशिका भित्ति की तुलना में रासायनिक रूप से भिन्न होती है। अन्य जीवों की कोशिका भित्ति की तुलना में रासायनिक रूप से भिन्न होती है। यह कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन्स की बनी होती है, जो एक बड़ा पॉलीमर होता है। पॉलीमर क्या है? यह एक पॉलीमर एक कार्बनिक अणुओं की लंबी श्रृंखला है, जो एक अणुओं को बार बार जुड़ने से एक लंबी चेन बनती है, इसे पॉलीमर कहा जाता है। तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकान्स की श्रृंखला बनती है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन्स के अणु बार बार जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जिससे प्रोकैरियोटिक जीवों की कोशिका भित्ति बनती है। यह प्रोकैरियोटिक जीवों की सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। यह कोशिकाओं को फटने से रोकती है।
कोशिकाएं नहीं फटेंगी तो इसके अंदर की सामग्री जो प्रोकैरियोटिक जीवों में सामग्री होती है उसको ये रोके रहती है, निष्कासन को, सामग्री के निष्कासन को रोकती है। इसका महत्वपूर्ण कार्य हो गया। अब हम देखते हैं कितने प्रकार। तो प्रोकैरियोटिक जीवों की कोशिका भित्ति दो परतों में बटी होती है। सबसे पहली परत है आंतरिक परत, इनर लेयर, जो पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। दूसरी परत बाह्य परत, आउटर लेयर, जो लाइपोप्रोटीन व लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ये सभी पॉलीसेकेराइड्स जो हैं ये सभी पॉलीमर्स होते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं फंगी। फंगियों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह दूसरे प्रकार की होती है, या पौधों व प्रोटोजोअन्स की कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या है? काइटिन ग्लूकोज का व्युत्पन्न, ग्लूकोज का डेरिवेटिव होता है। यह आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है। काइटिन आर्थ्रोपोड्स क्या है? आर्थ्रोपोड जो हम जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो जंतु जगत के वर्गीकरण में आर्थ्रोपोड्स आता है, या कीटों का वर्ग है, संघ है, जी सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत का। इसके तो हम एक्सोस्केलेटन्स, कीटों के एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल में भी काइटिन पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है और कवकों को सुरक्षा, जैसे कवकों को सूखने से बचाता है। अब हम देख लेते हैं कोशिका भित्ति की संरचना। कोशिका भित्ति बाहरी आवरण होता है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, अभी हमने पढ़ा। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली से सटा हुआ होता है, अभी हमने पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन से सटी हुई होती है। ये पौधों, कवक, बैक्टीरिया, शैवाल व कुछ आर्किया में भी उपलब्ध होती है। कोशिका भित्ति की रचनाएं आमतौर पर जीवों के साथ बदलती रहती हैं। कोशिका भित्ति की रचनाएं आमतौर पर जीवों के साथ बदलती रहती हैं। अब हम पादप कोशिका भित्ति देखते हैं। तो पादप कोशिका भित्ति में देखते हैं प्लांट सेल वाल स्ट्रक्चर में ये सामान्यतः 3 परत में व्यवस्थित होती हैं। पादप कोशिका भित्ति सामान्यतः 3 परतों में व्यवस्थित रहती है। इनकी परत जो है कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, अभी हमने बताया। कार्बोहाइड्रेट्स में पेक्टिन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज व अन्य छोटी या कम मात्रा में खनिज लवण उपस्थित होते हैं। ये सभी पदार्थ मिलकर पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। ये रसायन संरचनात्मक प्रोटीन से मिलकर एक अंतर्जाल, इंटरनेट बनाते हैं, एक नेट बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं, जाल की तरह संरचना, जिससे पादप की कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इनकी मुख्य 3 परतें होती है, अभी हमने बात किया, मुख्यतः 3 परतें होती हैं, या कभी कभी द्वितीय कोशिका भित्ति की परत में तीसरी कोशिका भित्ति भी विकसित हो जाती है, या इसे तृतीयक भित्ति भी कहते हैं। लेकिन मुख्यतः प्राथमिक कोशिका भित्ति, दूसरा मध्य लैमिला व तीसरा द्वितीय कोशिका भित्ति ही अधिकांशतः पादपों में पाई जाती है। अब हम सबसे पहले पादप कोशिका भित्ति की संरचना देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 संरचनाएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले पहली संरचना देखते हैं। पहली संरचना में हम देख रहे हैं सबसे बाहर की ओर एक परत है जिसे हम मिडिल लैमिला कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं
मिडिल लैमेला के ठीक नीचे एक परत विकसित होती है जिसे हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिका भित्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर विकसित होती है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ठीक ऊपर ये विकसित है। ये उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या। पेक्टिन, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ तक गया है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम पेक्टिन कहते हैं। पेक्टिन, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, ये पीली पीली सिलेंडर लाइक माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। हेमी सेलुलोज, यहाँ पे ग्रीन आप देख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन लाइन देख रहे हैं कि हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा, ये रेड कर ले रहे हैं। यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन लाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिगजैग टाइप का, ये हेमीसेलुलोज है। प्राइमरी सेल वॉल्व में ही सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं, घुलनशील प्रोटीन भी होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा सेलुलोज, सेलुलोज है, यहाँ पे हमारा सेलुलोज है। ठीक है, ये तो हमारी पहली संरचना हो गई। लेकिन दूसरी संरचना कब आती है? जब ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर द्वितीयक कोशिका भित्ति विकसित होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति कब विकसित होती है? सबसे पहले ये हम जान लेते, द्वितीयक कोशिका भित्ति आप लोगों को बता दें कि जब कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं तभी द्वितीयक कोशिका भित्ति प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर विकसित होती है, जिससे प्राथमिक कोशिका भित्ति ऊपर चली जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राथमिक कोशिका भित्ति ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई है। यहाँ पे प्राथमिक कोशिका भित्ति ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। इसके अंदर ही नीचे की तरफ द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित हो गई है। और हमने अभी भी बात किया कि मिडिल लैमेला बाहर की तरफ होता ही है, तो ये एजिटेट रहेगा। उसके बाद नीचे की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है। अच्छा, कभी कभी हमने अभी बात किया था कि तृतीय कोशिका भित्ति भी होती है, कुछ पादपों में तृतीय कोशिका भित्ति भी विकसित हो जाती है। तो ये द्वितीय कोशिका भित्ति में विकसित हो जाएगी, तो ये द्वितीय कोशिका भित्ति ऊपर की तरफ चली जाएगी और इसी के नीचे की तरफ, इसी से नीचे की तरफ तृतीय कोशिका भित्ति, तृतीय, इसी से नीचे की तरफ तृतीय कोशिका भित्ति विकसित हो जाएगी। ठीक है, ये तृतीय कोशिका भित्ति विकसित हो जाएगी, जिसे हम टर्शियरी, जिसे हम टर्शियरी टर्शियरी कोशिका भित्ति या टर्शियरी वॉल कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी संरचना हो गई। अब हम थ्योरी देख लेते हैं सबसे पहले। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या है? अच्छा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक हम डाल देंगे, आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप लोग को पूरा नोट्स मिल जाएगा। जैसे क्रम वाइज कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, जीव द्रव्य, उसके बाद कोशिकांग, कोश केंद्रक, सभी का हम लेक्चर बनाते जाएंगे, नोट्स डालते जाएंगे, इसलिए इस तरह से आप लोगों का नोट्स भी इकट्ठा हो जाएगा, तो आप लोगों को कोई समस्या पढ़ने में नहीं होगी। तो हम प्राथमिक, अच्छा एक दूसरी बात ये कि आप लोग पढ़ते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, हमें हर वीडियो में कहना ना पड़े। आप लोग वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। खैर, आगे चलते हैं तो देखते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो यह सेलुलोज से बने माइक्रोफाइबल्स की बनी होती है। जब ये परिपक्व माइक्रोफाइबल्स होते हैं तो इसके अंदर द्वितीयक कोशिका भित्ति भी बन जाती है। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति
कोशिका के भीतर सबसे निकट बनती है। अभी अभी हमने बात किया कि यह सेल मेम्ब्रेन से ठीक ऊपर बनती है, तो यह कोशिका के सबसे पास हुई। दूसरा, यह मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है। कई प्राथमिक कोशिका भित्ति में पेक्टिन, पॉलीसेकेराइड्स व संरचनात्मक प्रोटीन्स भी उपस्थित होते हैं। इसका नेचर कैसा होता है? यह तन्य प्रकृति का होता है। यह तन्य प्रकृति का होता है, जिसकी वजह से कोशिकाओं में यदि जल की मात्रा या किसी पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाती, कोशिकाएं फूलने लगती हैं, तो यह फटती नहीं है। यह तन्य प्रकृति, कोशिका भित्ति तन्य प्रकृति की होने की वजह से, प्राथमिक कोशिका भित्ति तन्य प्रकृति की होने की वजह से कोशिकाओं भित्ति को फटने से बचाती है, जिससे कोशिकाएं बची रहती हैं। ठीक है, अब हम मध्य लैमिला की बात कर लेते हैं। द मिडिल लैमिला, हमने बात किया कि यह सबसे बाहरी परत है। हमने चित्र में भी देखा कि सबसे बाहरी परत मध्य लैमिला का होता है। यह कोशिकाओं के बीच अंतरफलक इंटरफेरेंस का कार्य करती है। मुख्यतः इसका कार्य है गोंद की तरह, या हम कह सकते हैं सीमेंट की तरह। जिस तरह हम मकान के सापेक्ष में अगर बात करें, तो जिस तरह से ईंट एक कोशिका हो गई और सीमेंट जो है मध्य पटलिका या मिडिल लैमिला हो गया, जो ईंट से ईंट को या कोशिका से कोशिका को बांधने का कार्य करता है। यह मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम पेक्टेट व कुछ अन्य पदार्थ जैसे लिग्निन और प्रोटीन से बना हो सकता है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मिडिल लैमिला के बारे में कि यह सांद्र अम्ल में कॉन्क एसिड में कंसंट्रेटेड अम्ल में घुलनशील होता है। यदि इसका मतलब यदि हम सांद्र अम्ल में मिडिल लैमिला को डालेंगे, तो जिन कोशिकाओं को चिपकाए हुए है वह पृथक हो जाएंगी। चूंकि मध्य पटलिका अम्ल में घुल जाएगा तो कोशिकाएं अलग हो जाएंगी। उसके बाद हम द्वितीयक कोशिका भित्ति की बात करें, तो द्वितीयक कोशिका भित्ति हमने संरचना में देखा। दूसरी संरचना में ऊपर की कोशिका भित्ति के पूर्ण विकास के बाद ही विकसित होती हैं। हमने देखा था पहली संरचना में प्राइमरी सेल वॉल विकसित हुई थी, जबकि दूसरी में जब कोशिका पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी, तो दूसरी संरचना में द्वितीयक कोशिका भित्ति विकसित हुई थी। तो कोशिका के पूर्ण विकास के बाद ही द्वितीयक कोशिका भित्ति विकसित होती है। यह प्राथमिक कोशिका भित्ति पर अन्य पदार्थ जैसे सेलुलोज, प्रोटीन, लिग्निन आदि के निक्षेपण से बनती है। ये बहुत मोटी परत होती है। सामान्यतः 3 परतें इसमें होती हैं: बाह्य परत, मध्य परत तथा अंतर परत। इनर लेयर, मिडिल लेयर, आउटर लेयर। ठीक है। सेलुलोज, लिग्निन इसे कठोर व जलरोधक बनाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। इसे सेलुलोज व लिग्निन कठोर व जलरोधक बनाते हैं। यह संवहनी ऊतकों के पास होती है। चूँकि अभी हमने बात किया कि जब प्राथमिक सेल वॉल में द्वितीयक सेल वॉल विकसित हो जाती है, तो प्राथमिक सेल वॉल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो द्वितीयक सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सबसे पास होती है। तो यदि यह संवहनी ऊतक में जब ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये ऊतकों को, जैसे जाइलम को, जलरोधक बनाती हैं, जिससे जल का क्षरण जो है बाहर की तरफ नहीं होता, जल का लीकेज बाहर की तरफ नहीं होता है। तो इसे कठोर बनाती हैं व जलरोधक भी बनाती हैं। जाइलम नलिकाओं को जलरोधक भी बनाती हैं। अन्य कोशिकाओं को भी बनाती हैं, लेकिन जाइलम नलिकाओं को मुख्य रूप से बनाती हैं, क्योंकि जाइलम नलिकाओं का कार्य होता है कि जल को नीचे से, जल व खनिज लवणों को नीचे से पौधों के अलग अलग भागों तक पहुँचाएँ। तो ये लिग्निन, सेलुलोज इसे कठोर व जलरोधक बनाते हैं। हमने बात किया था तृतीयक कोशिका भित्ति का भी। तो तृतीयक कोशिका भित्ति द्वितीयक कोशिका भित्ति के भीतर की ओर विकसित होता है। ये सभी कोशिकाओं में नहीं मिलता है। यह निष्क्रिय पदार्थों के निक्षेपण से बनता है। हम बात करें अगर कोशिका भित्ति की अल्ट्रास्ट्रक्चर के बारे में,
तो जब हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम देखेंगे कि कोशिका भित्ति फाइब्रिल की बनी होती है। हमने पिछले चित्र में देखा कि सेलुलोज फाइब्रिल्स है, माइक्रोफाइब्रिल्स। तो एक फाइब्रिल्स जो है 250 माइक्रोफाइब्रिल से बनता है और प्रत्येक माइक्रोफाइब्रिल्स जो है 20 माइसीली से बनती है। एक माइसीली जो है 100 सेलुलोज अणुओं की श्रृंखलाओं से बनती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह है तो हम लिख देते हैं सबसे पहले एक फाइब्रिल्स बराबर 1 फाइब्रिल्स इक्वल टू 250 माइक्रोफाइब्रिल्स। 250 माइक्रोफाइब्रिल्स, 250 माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, और एक माइक्रोफाइब्रिल्स इक्वल टू 1 माइक्रोफाइब्रिल्स इक्वल टू 20 माइसीली, 20 माइसीली। और एक माइसीली की बात करें तो एक माइसीली जो है 100 श्रृंखलाओं से, 100 सेलुलोज श्रृंखलाओं से, 100 सेलुलोज श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती हैं। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ये आपको नोट्स जब आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा पेन और कॉपी से। हम इसके कोशिका भित्ति के कार्य को देख लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो अगले वीडियो में हम जीव द्रव्य कला, उसके बाद समय रहा तो जीव द्रव्य के भाग जैसे कोशिका द्रव्य, केंद्रक में फिर कोशिका द्रव्य में हम कोशिकांगों पे आ जाएंगे। कोशिकांगों के बाद केंद्रक पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिक्तिका पढ़ेंगे। उसके बाद यह कोशिका वाला चैप्टर समाप्त होगा हमारा। उसके बाद हम आनुवंशिकी पढ़ेंगे तो उसमें डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र आदि पढ़ेंगे, वो अलग बात है। पहले हम यहीं पे देख लेते हैं कोशिका भित्ति का कार्य। तो कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? यह कोशिका को निश्चित आकार, हमने बात किया था, आकार, मजबूती, कठोरता प्रदान करता है। दूसरा मुख्य कार्य देख लेते हैं, यह आंतरिक तनाव व शारीरिक झटकों से कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, यह कोशिकाओं में जल ग्रहण, वाटर इनटेक के दौरान इसके का अर्थ क्या है? कोशिका के, इसके का अर्थ यहाँ है कोशिका के फैलाव को नियंत्रित करता है। हम जानते हैं कि जब पादप कोशिकाएं वाटर इनटेक करती हैं या पादप कोशिकाओं में वाटर इनटेक की प्रक्रिया होती है तो कोशिकाएं फूल जाती हैं या कह सकते हैं तन जाती हैं। अंदर जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो कोशिकाएं फैल जाती हैं। हमने बात किया था कि प्राइमरी कोशिका भित्ति फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए यह थोड़ी तन जाती है लेकिन टूटती नहीं है, जिसकी वजह से कोशिकाएं नष्ट नहीं होती हैं। तो यह कोशिका के फैलाव को नियंत्रित करता है। यह जब वाटर इनटेक अधिक हो जाएगा तो कोशिकाएं फट जाएंगी, तो उसे भी यह नियंत्रित करती, थोड़ी सी तनती है, थोड़ा सा अवरोध देती है, जिससे कोशिकाओं में अधिक जल नहीं आ पाता। नहीं तो कोशिकाएं अधिक जल ग्रहण कर लेंगी और ये फट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगी। इसलिए यह मुख्य कार्य कोशिका भित्ति का ये भी है कि जल ग्रहण के दौरान कोशिका के फैलाव को नियंत्रित करती हैं, रेगुलेट करती हैं। यह जल के ह्रास को भी रोकने में मदद करती हैं। अत्यधिक धूप में जब पौधों में बहुत ही तेज वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा जल का ह्रास हो जाता है, तो उस दौरान कोशिका भित्ति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जल ह्रास को रोकने में।
यह कोशिकाओं को टाइटली पैक किए रहती है, जिसकी वजह से बाहरी तापमान अंदर की तरफ कम होता है। तापमान को यह बाहर की तरफ झेल जाती है इसकी निर्जीव परत, जिसकी वजह से जल का ह्रास बहुत ही कम होता है। इस तरह से ये जल के ह्रास को भी रोकती हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं, यह पदार्थों के परिवहन के लिए भी जिम्मेदार हैं। अभी अभी हम ऊपर हमने बात किया था, ये परमिएबल नेचर की होती हैं, पारगम्य प्रकृति की होती हैं। तो इससे कोशिकाओं में आने वाले पदार्थों के लिए एक माध्यम का कार्य करती हैं, जिससे कोशिकाएं आसानी से अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ सकती हैं। कोई भी पदार्थ आ सकता है, चूँकि यह सेलेक्टिव परमेबल नहीं है, यह परमिएबल है, पारगम्य है पूर्णतः। इससे भी कोई भी पदार्थ कोशिका से अंदर या कोशिका से बाहर जा सकता है। यह आंतरिक सेलुलर घटकों और वातावरण के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करता है, एक बाउंड्री के रूप में कार्य करता है। मान लीजिए इसके अंदर ये हमारा सेल वॉल हो गया, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारा बाहरी इन्वायरमेंट हो गया, ये हमारा बाहरी इन्वायरमेंट हो गया। उसके बीच में ये हमारी सेल वॉल है, उसके बीच में ये हमारा सेल वॉल है। ये एक बाउंड्री के रूप में, एक बाधा के रूप में भी कार्य करता है। इसे बाहरी झटकों से बचाता है। अगर यहाँ से कोई झटका लगे तो ये इसको नुकसान न पहुँचे, तो उससे भी बचाता है। अत्यधिक अगर धूप है तो ये तापमान को भी नियंत्रित कर लेता है, जिससे जल की ह्रास कम हो जाती है। जब ये कोशिकाएं तनने लगती हैं, जब ये जल को ग्रहण कर लेती हैं, ये तनने लगती हैं, तो ये इसके साइज को भी, इसके फैलाव को भी नियंत्रित कर लेता है। इस तरह से इसका महत्वपूर्ण कार्य समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम जान रहे हैं, तो अगले लेक्चर में जीव द्रव्य कला व समय रहा तो फिर जीव द्रव्य के बारे में, उसके मुख्य भाग कोशिका द्रव्य व केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, और ये नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में पिन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।